हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस ट्री। आज के हमारे लेक्चर में हम जॉइंट वेंचर के जो रिमेनिंग मेथड्स हैं रिकॉर्डिंग करने के, ट्रांजैक्शंस के, वो डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 13। अगर आपने जॉइंट वेंचर के स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स नहीं किए, बेसिक्स नहीं किए, तो प्लीज गो एंड वॉच लेक्चर नंबर 12। ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग इन दिस लेक्चर। तो हमने पहले जो मेथड है वो डिस्कस किया था कि हम सिर्फ एक को वेंचर के बुक्स में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड करेंगे। तो वो पहला मेथड था जिसमें हमने एग्जांपल ली थी 3 लोगों की। वन वाज मेघा, वन वाज नेहा एंड वन वाज राम। तो हमने सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो मेघा की बुक्स में रिकॉर्ड की थी एंड नेहा और राम उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं जॉइंट वेंचर में कि हमने ये वाली ट्रांजैक्शंस की हैं। लेकिन रिकॉर्डिंग कौन कर रहा था अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? सिर्फ और सिर्फ मेघा। जो सेकंड मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग है, इसमें जो रिकॉर्डिंग की जाएगी वो सारे के सारे को वेंचरर्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करते हैं। जैसे मेघा अपने बुक्स में सब कुछ रिकॉर्ड करेगी, नेहा एंड राम उसे अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। फिर नेहा भी अपने बुक्स में सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगी, मेघा एंड राम उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। एंड राम जो है वो भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, मेघा एंड नेहा उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो इस मेथड में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, इसमें भी सब अपना एक बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे और सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। तो होगा क्या, पहले सिर्फ मेघा कर रही थी वही सब चीजें और नेहा और राम भी करेंगे। तो इस मेथड में मेघा, नेहा, राम तीनों ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारी एंट्रीज डालते हैं। ठीक है, और कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये है कि अब हर कोई अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। अब सिर्फ मेघा नहीं करेगी, नेहा एंड राम भी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। तो अल्टीमेटली जब प्रॉफिट एंड लॉस भी हम कैलकुलेट करेंगे तो सबकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इक्वल आएगा, क्योंकि सब जो हैं वो एक ही इंफॉर्मेशन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। इसे याद करने का तरीका आप इस तरीके से कर सकते हैं कि सारे जो मेंबर्स है वो सेल्फिश हैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में। सेल्फिश क्यों है? क्योंकि सिर्फ अपने मतलब की रिकॉर्डिंग करेंगे सब लोग, जो उनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं सिर्फ वो करेंगे। जैसे अगर मेघा ने कुछ परचेज किया है तो मेघा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगी, लेकिन अगर राम या नेहा ने कुछ परचेज किया है तो वो मेघा रिकॉर्ड नहीं करेगी। राम अपनी बुक्स में अपने परचेजेस रिकॉर्ड करेगा, नेहा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में अपनी जो ट्रांजैक्शंस है वो रिकॉर्ड करेंगे। तो सब क्या हुआ, सेल्फिश, कि सब अपना अपना जो उनसे डायरेक्टली कंसर्न्ड जो ट्रांजैक्शंस हैं जो वो खुद कर रहे हैं वही सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे। मान लीजिए ए और बी हैं, दोनों ने एक जॉइंट वेंचर शुरू किया है, ए एंड बी ने एक जॉइंट वेंचर शुरू किया है। ए अपने बुक्स में एक अकाउंट खोलेगा, जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट। नॉर्मली हम अकाउंट का क्या नाम रख रहे थे? जॉइंट वेंचर अकाउंट। इसमें हम क्या नाम रखेंगे? जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट। ए ने अपनी बुक में ये रखा नाम, बी अपनी बुक में जॉइंट वेंचर अकाउंट का नाम क्या रखेगा? जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट। और सिर्फ वही रिकॉर्ड करेगा जिसका उससे लेना देना है। ठीक है, अगर गुड्स ए ने परचेज किए हैं जॉइंट वेंचर के लिए तो वो सिर्फ ए रिकॉर्ड करेगा, बाकी लोग नहीं करेंगे। और ना ही वो इंफॉर्मेशन बी को सप्लाई करेगा। अगर बी ने कोई सेल्स की है तो बी अपने इस जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट में वो परचेजेस रिकॉर्ड कर लेगा, ए को नहीं बताएगा। अब ये जो अकाउंट होता है इट विल बी ऑफ अ पर्सनल नेचर। तो ये एक पर्सनल अकाउंट होगा, जैसे जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। इसमें कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस जो है हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ए ने सिर्फ अपने मतलब की रिकॉर्डिंग्स की हैं, बी ने सिर्फ अपने मतलब की रिकॉर्डिंग्स की हैं। तो अब हमें एंड में प्रॉफिट एंड लॉस तो कैलकुलेट करना है। तो एंड में हम एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं। हमने इस मेथड का नाम भी क्या रखा है? जॉइंट वेंचर अकाउंट मेथड। तो एंड में एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे जिसमें सारी ट्रांजैक्शंस क्रेडिट वाली क्रेडिट साइड में आ जाएंगी, सारी ट्रांजैक्शंस डेबिट वाली डेबिट साइड में आएगी। मतलब ए और बी ने अब तक जो रिकॉर्ड किया है वो सब इकट्ठा एक जॉइंट वेंचर अकाउंट में डाल देंगे, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में डाल देंगे। ए ने जो डेबिट साइड में किया है वो सारा डेबिट साइड पे आ जाएगा,
ए ने जो सब क्रेडिट साइड पे किया है वो क्रेडिट साइड पे डाल देंगे, बी ने जो डेबिट ट्रांजैक्शंस की हैं वो इस साइड आ जाएंगी, क्रेडिट वाली इस साइड आ जाएंगी, और जब हम इसका बैलेंस करते हैं तब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट हो जाता है। तो अब इसको समझने के लिए हम कुछ जर्नल एंट्रीज देखेंगे। जर्नल एंट्रीज को लेके बार बार इश्यूज आ रहे हैं। आपको स्पेसिफिकली एग्जाम में जर्नल एंट्रीज डालने के लिए नहीं पूछा जाएगा, वो सिर्फ इतना पूछ सकते हैं कि इसे डेबिट करना है या इसे क्रेडिट करना है, या कौन से अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना है। तो उसके लिए अगर आप ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करें या मॉडर्न मेथड फॉलो करें, अगर एसेट है तो वो रियल अकाउंट से रिलेटेड है, लायबिलिटी, इक्विटी, ये सब रियल अकाउंट से रिलेटेड है, यानी कि एसेट इंक्रीज होगी तो आप उसे डेबिट करेंगे, एसेट डिक्रीज होगी उसे आप क्रेडिट करेंगे, ठीक है। एंड इन नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं आप, जब आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो आप उन्हें डेबिट करेंगे, जब आपके एक्सपेंसेस कम होंगे उन्हें आप क्रेडिट करेंगे, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे। तो अगर आप ये वाले रूल्स याद कर लेते हैं तो आपको जर्नल एंट्रीज डालने में दिक्कत नहीं होगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जर्नल एंट्रीज डालना नहीं सीखना है, आपको सिर्फ ये सीखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा एंड कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको प्रॉपर जर्नल एंट्रीज डालने की जरूरत नहीं है। तो अब हम मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट की तरफ वापस आते हैं कि हमने एग्जांपल लिए ए और बी का एक जॉइंट वेंचर है, ठीक है। तो मान लो ए ने गुड्स परचेज किए हैं, ए क्या एंट्री डालेगा, जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। परचेज किए हैं तो इसमें हम परचेज अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम सीधा क्या लिखेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट। पहले भी मैंने आपको बताया था कि परचेज अकाउंट नहीं आता है, जॉइंट वेंचर अकाउंट आता है, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट टू कैश अकाउंट आएगा यहाँ पे, और क्योंकि ये सिर्फ ए ने अपनी बुक्स में एंट्री डालनी है। और अगर कोई एक्सपेंस आता है हमारे पास, एक्सपेंस अगर ए ने किया है तो ए एंट्री क्या डालेगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट विद बी टू कैश अकाउंट, यानी कि जिससे ए को मतलब है, जो एंट्रीज उसने खुद की है वो सिर्फ वही रिकॉर्ड करेगा। अब मान लो बी ने कोई गुड्स सेल कर दिए हैं फॉर कैश, तो आपको ये पता है यहाँ पे सेल्स अकाउंट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश हमारे पास आया क्योंकि हमने सेल्स की, तो कैश क्या है हमारे पास, एसेट है, एसेट हमारी इंक्रीज हुई, और एसेट अगर इंक्रीज होती है उसे आप क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और सेल्स को क्रेडिट नहीं करेंगे, जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। अब बी ने ए को पैसे भेजे हैं तो इसमें बी भी इन्वॉल्व है, ए भी इन्वॉल्व है, तो दोनों ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री डालेंगे। बी के हाथ से पैसे गए हैं यानी कि उसका कैश बैलेंस कम हुआ है, एसेट कम हुई है, तो उसने इसको क्रेडिट कर दिया और जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट कर दिया। ए के पास पैसे आए हैं तो यानी कि उसका कैश बड़ा है तो वो इसको डेबिट करेगा, और टू जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट। इसके डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना समझना है कि एसेट इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। अब सबने अपनी अपनी एंट्रीज डाल ली, ए ने अपनी एंट्रीज डाली, बी ने अपनी एंट्रीज डाल दी, तो अब हम सारी एंट्रीज को कंबाइन कर देंगे और एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट खोलते हैं हम, जिसमें हम एग्जैक्टली जैसे पीएनएल अकाउंट बनाते हैं वैसे ही बनता है, ठीक है। तो हमने सारी डेबिट वाली एंट्रीज एक तरफ डाल दी, क्रेडिट वाली एंट्रीज एक तरफ डाल दी, और फिर हमारे पास जो भी बैलेंस आता है उससे हमें पता लगता है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। जो भी डिफरेंस है डेबिट और क्रेडिट साइड का वो प्रॉफिट एंड लॉस है, और वो जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो अपनी अग्रीड प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो में दोनों जो को वेंचर्स हैं आपस में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें हम एंट्रीज कैसे डालेंगे, अगर हमारे पास प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट क्या है, हमारी इनकम है, अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ऑब्वियसली पीएनएल अकाउंट हमारे पास क्रेडिट होगा और जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट ए अपनी बुक्स में डेबिट कर लेगा, वहीं बी भी अपनी बुक्स में एंट्री डालेगा, उसको भी प्रॉफिट मिला है तो वो भी क्रेडिट करेगा, इसको डेबिट कर देगा। एंड में दोनों जो है अपने अकाउंट्स जो है वो बैलेंस कर लेंगे और एक दूसरे को कैश दे देंगे। अगर ए के पास अपने प्रॉफिट से ज्यादा कैश है तो वो बी को दे देगा, और बी के पास कम पड़ रहा है तो वो ए से मांग लेगा, और दोनों के पास जितना जितना रिक्वायर्ड है दे विल पे एंड रिसीव कैश फ्रॉम ईच अदर, और अपना जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है वो क्लोज कर लेंगे। क्योंकि जॉइंट वेंचर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जितना टाइम में आपका कोई प्रोजेक्ट है तब तक आपको उस पर काम करना है,
उसके बाद वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनकी एंट्रीज आप बंद कर देते हैं, पार्टनरशिप जो है जॉइंट वेंचर में खत्म हो जाती है। अब हमारे पास अगला जो मेथड है वो है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। अब हमने जो पहले 3 मेथड्स किए हैं उसमें मैंने आपको पहले बताया था कि हम अलग से कोई बुक्स नहीं मेंटेन कर रहे हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उसी में हम एक जॉइंट वेंचर अकाउंट है वो खोल लेते हैं। अभी जो चौथा मेथड है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करते हैं इस चौथे मेथड में। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अलग अलग 3 अकाउंट्स खुलेंगे। पहला होगा एक जॉइंट बैंक अकाउंट जिसमें सारी इनकी कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन आएंगी। फिर एक जॉइंट वेंचर अकाउंट जो हम हमेशा से यूज करते ही हैं। तीसरा है हमारे पास पर्सनल अकाउंट्स ऑफ ईच को वेंचरर। इसमें आपको जो भी कैश की ट्रांजैक्शंस करनी है वो जॉइंट बैंक अकाउंट के थ्रू करेंगे। इसमें भी ना आप परचेज लिखेंगे ना आप सेल्स लिखेंगे, आप हमेशा जॉइंट वेंचर अकाउंट को ही डेबिट और क्रेडिट करेंगे। ये 3 अकाउंट ही हमें खोलने हैं। और तीसरा अकाउंट हमारे पास कौन सा है, पर्सनल अकाउंट्स ऑफ को वेंचर। तो इसमें आप सेपरेट सेट ऑफ बुक्स अकाउंट खोलते हैं। अब जो हमारा जॉइंट बैंक अकाउंट है ये सारा वैसा ही अकाउंट है जैसा हमारे पास एक ऑर्डिनरी बैंक अकाउंट होता है। जो भी को-वेंचरर्स पे करते हैं या डिपॉजिट करते हैं वो इस जॉइंट बैंक अकाउंट में ही करेंगे। ठीक है, जॉइंट वेंचर अकाउंट होगा उसमें सारे आप अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंस, इनकम जो भी सब कुछ है वो जॉइंट वेंचर अकाउंट में डालेंगे। और अगर कोई को-वेंचरर अपनी तरफ से कोई भी गुड्स देता है, कैश देता है, एक्सपेंस करता है तो फिर हम उनका पर्सनल अकाउंट यूज करेंगे। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले तो वो अपना परचेज अकाउंट, अपना कैश अकाउंट यूज करते थे जो को-वेंचरर होते थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सेपरेट सेट ऑफ बुक्स हम कर रहे हैं। तो हम थोड़ी सी एंट्रीज देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। अब मान लीजिए किसी ने को-वेंचरर ने कुछ पैसे दिए हैं इस जॉइंट वेंचर को, तो हमने इसमें क्या करना है, पहले हम क्या एंट्री डालते थे, कैश अकाउंट को डेबिट करते थे। इसमें हम जॉइंट बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं क्योंकि सेपरेट सेट ऑफ बुक्स है और इसमें उन्होंने अपने लिए एक अलग बैंक अकाउंट खोला है, जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, उसे हम डेबिट कर देंगे। और पैसे किसी एक को वेंचरर ने दिए हैं तो हम को वेंचरर के पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा चौथा कोई अकाउंट ही नहीं आएगा आपके पास। ओके, अब किसी को वेंचर ने अगर गुड्स प्रोवाइड की हैं बिजनेस को तो डेबिट क्या होगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट। क्योंकि जॉइंट वेंचर के अंदर हम कोई परचेजेस सेल्स का बुक्स तो खोलते नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट को और क्रेडिट किसे करेंगे, को वेंचरर के पर्सनल अकाउंट को हम इसके अंदर क्रेडिट करेंगे। क्योंकि को-वेंचरर का हम पर्सनल परचेज अकाउंट क्रेडिट नहीं कर सकते हैं ना डेबिट कर सकते हैं। बस इन तीनों अकाउंट्स के आसपास ही आपकी पूरी जो अकाउंटिंग है वो घूमेगी इस चौथे मेथड में। अब जॉइंट वेंचर ने अगर कुछ परचेज किया है, एक जॉइंट वेंचर से ने कुछ परचेज किया है, गुड्स परचेज किए हैं, तो उसकी एंट्री क्या आएगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट बैंक अकाउंट। ये परचेजेस यहाँ हम नहीं लिखेंगे, हम जॉइंट वेंचर अकाउंट लिखते हैं और बैंक से पेमेंट हुई तो जॉइंट बैंक अकाउंट। अब इस और इसमें डिफरेंट क्या है, यहाँ पे भी गुड्स है, यहाँ पे भी गुड्स है, लेकिन यहाँ पे जो गुड्स है वो को-वेंचरर ने अपनी तरफ से प्रोवाइड किए हैं, इसलिए हमने उसके पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट किया है। यहाँ पे जॉइंट वेंचर ने खुद डायरेक्टली परचेजेस किए गए हैं तो हम जॉइंट बैंक अकाउंट यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन को वेंचरर खुद से कर रहा है तो हम यहाँ पे को वेंचरर के पर्सनल अकाउंट को डेबिट करेंगे। आपको याद है फर्स्ट मेथड में हमने परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था क्योंकि वहां पे को वेंचरर अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग कर रहा था, यहाँ पे अलग सेट ऑफ बुक्स हम मेंटेन कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है, अगर यहाँ पे देखिए कि क्रेडिट पे अगर आपने खरीदा है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट। तो इसमें आपको याद रखना है कि हमारे पास सिर्फ 3 अकाउंट होंगे। एक बैंक अकाउंट होगा जहां पे भी कोई भी बैंक की ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे आएगी। अगर हमारे पास कोई भी वेंचर के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट होंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट में, कोई भी इनकम है तो वो क्रेडिट होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट में। अगर को वेंचर ने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन की है तो उसका को वेंचर का पर्सनल अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा। अब मान लीजिए कि गुड्स क्रेडिट पे आए हैं तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा
और क्रेडिटर्स का जो पर्सनल अकाउंट है वो आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि देखो, नोट दैट व्हेन गुड्स आर परचेज्ड फॉर द जॉइंट वेंचर बिजनेस यू विल डेबिट द जॉइंट वेंचर अकाउंट, नॉट द परचेज अकाउंट। तो ये चीज तो आई होप आप लोगों को याद हो ही चुकी है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में करवा रही हूँ क्योंकि यूपीएससी का पता नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा पूछ ले, नहीं तो आपको जितना मैंने पिछले लेक्चर में जॉइंट वेंचर का करवाया है दैट इज सफिशिएंट, लेकिन अगर आप ये चीज प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको काफी हद तक समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये मेथड्स दोबारा से कीजिए। जो हमारा अगला 5 MCQs अ डे के 5 क्वेश्चन होंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस 12th and 13 लेक्चर ओनली। तो आई होप आप ये अच्छे से पढ़िए, पीडीएफ पढ़िए एंड आपको समझ आ जाएगा। अब हमारे पास जो अगला लेक्चर है which has been very much in demand, that is rectification of errors। इसमें भी आपको आज मैं सिर्फ टाइप्स बताऊंगी, अगले लेक्चर में हम इसकी एंट्रीज करेंगे या उसको हमने टैकल कैसे करना है। ठीक है, अब आप देखिए, जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी भी टाइप की एंट्रीज करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि गलती नहीं हो सकती है, ऑल्दो अब हमारे पास टैली जैसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं अकाउंटिंग करने के लिए, जिसके कारण एरर्स जो हैं उन्हें ढूंढना आसान हो गया है और एरर्स होते भी नहीं है। जैसे अगर आप समझ लो आपकी एक एंट्री है कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, अब मैं हूं अपने हाथ से एंट्री कर रही हूं, यहां मैंने कितने रुपए डाल दिए 100 रुपए, यहां मैंने कितने रुपए डाल दिए 1000 रुपए। अगर आप ये एंट्री खुद अपने हाथ से करते हैं तो आप ये गलती कर सकते हैं। ठीक है, और आपका एक एरर अकाउंट्स में आ जाएगा। यही अगर आप एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में करने की कोशिश करते हैं तो वो एरर शो कर देगा, वो आपको दिखा देगा कि ये है आपका मैच नहीं करता है। ठीक है, ये ऐसी एंट्रीज जो है वो कंप्यूटर पकड़ लेगा। ठीक है, और लेकिन अगर इसकी जगह आपने कोई और ऐसी एंट्री डाली जहां पे ये अमाउंट इक्वल है लेकिन वैसे वो एंट्री गलत है, तब ऐसी चीजें जो कंप्यूटर है वो नहीं पकड़ पाता है, टैली वाला सॉफ्टवेयर नहीं पकड़ पाता। टैली जो सॉफ्टवेयर जो अकाउंटिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या यहाँ पे टॉपिक क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन मतलब आपने एक एरर कर दिया, आपने उसको सही करना है। अब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, पहले तो सब कुछ हाथ से लिखा जाता था, तो आप कितने टाइप की मिस्टेक्स कर सकते हो। आप मैथमेटिकल मिस्टेक्स कर सकते हो, आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या पॉलिसीज अप्लाई करते हुए गलती कर सकते हो, फैक्ट को मिस इंटरप्रेट कर सकते हो, ओवरसाइट हो सकती है, आप पूरी की पूरी एंट्री डालना ही भूल जाओ। आप ऐसे एंट्री डाल रहे थे, 5 आपके पास इनवॉइसेस आई कि ये आप अपनी बुक्स में मेंटेन कर लो, आपने 4 का डाला और 5वीं आप भूल गए। ठीक है, तो ऐसी सब मिस्टेक्स हो सकती हैं। अगर ऐसी मिस्टेक्स होती है तो आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी क्या, वो नहीं प्रोवाइड करेंगी। अब इसमें भी एरर आपको 2 टाइप के देखने हैं। आपको पता है कि हम पहले क्या बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज डालते हैं, फिर आप उसको लेक्चर में डालते हैं, फिर आप अपना ट्रायल बैलेंस बनाते हो, फिर आप पीएनएल अकाउंट यहाँ पे बनाते हैं, फिर आप ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद आप बैलेंस शीट बनाते हो। ठीक है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस से पीएनएल, पीएनएल से बैलेंस शीट में आते हो। अब इस पूरे प्रोसेस में आपको 2 टाइप की आप मिस्टेक्स कर सकते हो। अब आप सोचो कि यहाँ पे कैश की एंट्री आनी थी 100 रुपए की और आपने 1000 की कर दी। ठीक है, आपकी एंट्री ठीक है, अमाउंट गलत है, तो क्या आपका ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? करेगा, क्योंकि दोनों साइड मैच कर रही है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। जो ट्रायल बैलेंस होता है उसमें एक डेबिट साइड होती है, उसमें क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1000 आ गया, यहाँ पे भी 1000 आ गया, चाहे नंबर गलत है लेकिन ट्रायल बैलेंस इस चीज को नहीं पकड़ पाएगा और ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। ठीक है, दूसरी टाइप की गलती क्या है, यहाँ आपने 100 लिख दिया, यहाँ आपने 100 लिख दिया, यहाँ आपने 1000 रहने दिया, तो क्या होगा, ये साइड और ये साइड मैच नहीं करेगी, आपकी ये साइड 900 से ज्यादा आ जाएगी, तो ये एरर आपको फिर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होने देगा। ठीक है, तो इस तरीके की मल्टीपल मिस्टेक्स होती हैं। तो फिर आप ऐसा तो है नहीं है कि गए वहां पे इसको काटा और यहाँ पे 100 रुपए लिख दिया, कटिंग नहीं करते हो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आप रिवर्स एंट्रीज डालते हो या और कोई एंट्रीज डालते हो जिससे कि आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाए। ठीक है, और कई बार ट्रायल बैलेंस नहीं भी मैच करता तो भी इसका मतलब यही नहीं है कि आप अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आगे, लेकिन आपका वैसे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंफॉर्मेशन सही नहीं प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास मेथड है अलग अलग, आप कैसे उस एरर्स को ठीक कर सकते हो। तो हमारे पास 4
जो है एरर्स होते हैं। एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन एंड कंपनसेटिंग एरर्स। ये 4 टाइप के एरर्स हैं जो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको और किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो, एक है कि इस टाइप के एरर में आपका ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, इस वाले में आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मैच करेगा। वही है कि हजार तो डाल दिया, लेकिन हजार नहीं 100 रुपए डालना था, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा लेकिन अमाउंट वैसे गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपने 100 और 1000 डाल दिया, यानी कि आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो आप एरर्स को 2 तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो इस स्लाइड में हम आज देखेंगे कि हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर्स कौन से होते हैं। तो आज हम सिर्फ यहीं तक करेंगे, फिर हम अगले में देखेंगे कि आप इसको करेक्ट कैसे करना है। आज आप सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ एरर्स देखोगे। तो सबसे पहले हमारे पास एरर है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या है कि आपने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो नहीं किया। ठीक है, अब हमारे पास एसेट है, आपने एक एसेट खरीदी, आपने एसेट खरीदी तो आपकी एंट्री क्या आएगी, आपकी कैश क्या हुई है, कम हुई है। आपने मान लो कैश से खरीदी है, आपकी कैश कम होगी, एसेट कम हुई, इसको आप क्या करोगे, क्रेडिट। तो आपने क्या किया, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया और मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। 100 रुपए की मशीन है, तो ये क्या है, परफेक्ट है, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या किया, आपने मशीन को एज एन एसेट नहीं लिया, आपने उसको एज एन एक्सपेंस ले लिया। तो आपने मशीन का जो अमाउंट है एक्सपेंस अकाउंट में डाल दिया। आपने यहां पे लिख दिया एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड 100 टू कैश अकाउंट। ये आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल है, क्योंकि आपने जो चीज एसेट अकाउंट में डालनी थी आपने वो एक्सपेंस अकाउंट में डाल दी है, तो ये गलती है। लेकिन क्या इससे आपका ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, क्योंकि जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट है, ट्रायल बैलेंस को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच हमेशा करता है, क्योंकि आपने दोनों जो चीजें हैं वो करेक्ट साइड पे डाली हैं, आपने सिर्फ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। तो ऐसे जो एरर होते हैं उन्हें आप एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। अगला है आपका क्लेरिकल एरर। क्लेरिकल एरर में 3 टाइप हैं, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर। तो एरर ऑफ ओमिशन क्या है, एरर ऑफ ओमिशन 2 टाइप का होता है, एक होता है पार्शियल ओमिशन, एक होता है कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का क्या मतलब है कि आपने पूरी की पूरी एंट्री ही डालना भूल गए, कि ये जो आपकी मशीन खरीदने वाली एंट्री है आपने डाली ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं डाली। तो क्या ये चीज ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब डाली नहीं जो चीज वो अकाउंट्स को कैसे इंपैक्ट करेगी। तो इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक है पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन कैसे हो सकता है, आपने क्या किया, आपने लिखा मशीन अकाउंट डेबिटेड और आपने टू कैश अकाउंट डालना ही भूल गया, आपने डाली नहीं कैश वाली एंट्री, या आपने इसको जब आगे लेजर में पोस्ट करना भूल गए, आधी एंट्री पोस्ट कर दी, आधी एंट्री पोस्ट की नहीं, टू कैश अकाउंट पोस्ट किया नहीं, मशीनरी अकाउंट कर दिया। अब इससे ट्रायल बैलेंस को फर्क पड़ेगा, इसे फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा, क्योंकि मशीनरी अकाउंट आपने डेबिट कर दिया, डेबिट साइड आपकी ज्यादा आएगी, क्रेडिट साइड आपकी कम आएगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास अकाउंटिंग की जो डबल एंट्री सिस्टम है उसमें हमेशा एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल है, ठीक है, या लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी है। तो आपने क्या किया, आपने इस साइड की एंट्री तो डाल दी, इस साइड की डाली नहीं, तो क्या ये इक्वल रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, जिसके कारण जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं करेगा। तो एरर ऑफ ओमिशन अगर कंप्लीट है तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच करता है, अगर आपका एरर ऑफ ओमिशन पार्शियल है तो फिर आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं करता है। एग्जाम्पल वुड बी not recording a credit purchase of furniture and not posting an entry into the ledger, कि आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, ओमिट कर दिया। अगला है आपके पास एरर ऑफ कमीशन। If an amount is posted in the wrong account or it is written on the wrong side or the totals are wrong or a wrong balance is struck, it will be the error of commission। जो ये वाला एरर ऑफ कमीशन है ये नॉर्मली क्लेरिकल सा एरर होता है, मैथमेटिकल एरर होता है इसमें, कि मान लो आपने करेक्ट पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट ऑन द करेक्ट साइड, ठीक है, कि आपने अमाउंट गलत जो है वो पोस्ट कर दिया।
ठीक है। एरर ऑफ कमीशन में ये हो सकता है ट्रायल बैलेंस को करे इम्पैक्ट, हो सकता है ना करे। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल की थी मशीनरी टू कैश वाली, अब यहाँ पे मैं इरेज कर देती हूँ बहुत ज्यादा, ठीक है। तो हमने एंट्री की थी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे मान लो कि मैंने 1000 रुपए की मशीनरी खरीदी है और मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया 100 रुपए, तो ये मेरी क्लैरिकल मिस्टेक है, एरर ऑफ कमीशन है क्योंकि मैंने अमाउंट गलत डाला है। क्या ये ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि दोनों साइड तो इक्वल है। यही मैं अगर यहाँ पे 1000 डाल दूं, यहाँ पे 100 डाल दूं, तो क्या ये ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट करेगा? करेगा, क्योंकि एसेट आपने 1000 से इंक्रीज किया, डेबिट साइड आपने 1000 से इंक्रीज किया, क्रेडिट साइड आपने सिर्फ 100 से कम की है, तो 900 रुपए का फर्क आ जाएगा ट्रायल बैलेंस में। तो एरर ऑफ कमीशन तो केस टू केस बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस मैच करेगा या नहीं मैच करेगा। अब आखिरी जो हमारे पास एरर है वो है कंपनसेटिंग एरर। इसमें क्या होता है कि एक एरर दूसरे एरर को निगेट कर देता है, ठीक है। इधर आपने 10 रुपए ज्यादा बढ़ाने की गलती कर दी, इधर 10 रुपए कम करने की गलती कर ली, तो 10 प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कंपनसेटिंग एरर है इफ द इफेक्ट्स ऑफ एरर committed cancel out, the errors will be called compensating error। और ट्रायल बैलेंस हमेशा compensating error में अग्री करता है। Suppose an amount of ₹10 received from A is not credited to his account and total of sales book is 10 in excess. The omission of credit to A's account will be made up by the increased credit to the sales account। यानी कि हमारा जो सेल्स पर्सन है उसने दो गलतियां कर दी। हमें A ने 10 रुपए दिए, हमें ए ने 10 रुपए दिए थे, तो हमें 10 रुपए जो हैं डालने थे, अपना इंक्रीज करना था, ए का अकाउंट जो है वहां पे हमें इंक्रीज करना। तो हमें 10 रुपए ए से आए पैसे, हमने वो डाले नहीं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे क्रेडिट करना था उसके अकाउंट को, हमने उसके अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, क्योंकि हमें अगर ए से पैसे आए हैं तो उसकी एंट्री क्या आएगी, ए कैश अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट, ठीक है। ए ने हमें पैसे दिए तो हमारा क्रेडिटर जो है वो कम हो गया और कैश हमारा बढ़ गया, तो हमारा 10 रुपए की एंट्री आती, ये हमने डाल डाली, ठीक है। हमने कैश में डाल दी, हमने ए के अकाउंट में नहीं डाली, तो हमारा क्रेडिट साइड जो है वो 10 रुपए से शॉर्ट हो गया। दूसरी हमने एक और गलती कर दी कि सेल्स हमारी 100 रुपए की हुई थी, लेकिन हमने 10 रुपए की जो है हमने 110 रुपए की कर दी। यहाँ पे आप ये 10 रुपए का अमाउंट लीजिए कि हमें ए से 10 रुपए आए थे, हमने ए के अकाउंट में वो नहीं डाला, तो 10 रुपए से जो हमारा है कम हो गया। इधर हमारी सेल 100 रुपए की हुई, हमने 110 रुपए की लिख दी, तो क्या हुआ, 10 रुपए से ज्यादा हो गया क्रेडिट। तो एक तरफ ए की वजह से क्रेडिट साइड 10 रुपए कम हो रही थी, सेल्स की वजह से 10 रुपए बढ़ गया, तो ये 10 रुपए इस 10 रुपए को क्रेडिट साइड पे कैंसल आउट कर देंगे, एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे, जिसके कारण ट्रायल बैलेंस पे अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हमने कैश अकाउंट में दो गलतियां कर दी। एक, हमें 900 रुपए आए थे, हमने 90 रुपए लिख दिया, ठीक है। तो कितना कम पड़ गया, हमें 810 रुपए कम पड़ गए हमारे अकाउंट में, ये हमने गलती कर दी है ना, तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमने एक और गलती कर दी कि हमें आए कितने थे, 1000 रुपए, हमने लिख कितने दिए, हमने लिख दिए 1810, तो 810 रुपए की हमने एंट्री ज्यादा डाल दी। इधर 810 रुपए की एंट्री कम डाली थी, इधर 810 रुपए की एंट्री ज्यादा डाल दी, तो ये दोनों जो अमाउंट है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इस टाइप की एरर को हम कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ एरर्स हैं, ये आपको रिवाइज करके आने हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तभी फिर जो है हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। आई जस्ट वांट कि आगे बढ़ने से पहले आपको अगले लेक्चर में पता हो कि टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल जो एरर्स होते हैं क्या होते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर। तो ये एग्जांपल विद एग्जांपल आपको ये याद होना चाहिए। सो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर टुडे एंड ये हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर करने से पहले यू रिवाइज व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड और ये टाइप्स ऑफ एरर्स एंड जॉइंट वेंचर भी, क्योंकि अगला जो आपका 5 MCQs होंगे वो इसी पे बेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच।